स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल डार्क बीस्ट मॉन्स्टर्स। आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसके आयाम में वापस भेज दिया। यदि वह गहरे नीले फर वाला लगभग इतना बड़ा भेड़िया जानवर लेकर आया जो चारों ओर फर्श साफ कर सकता था, तो वह बस शैतान नगरी को घोषणा कर रहा था कि वह गोल्डन बैटल हंटर्स की तरह न्याय की सेवा करने के लिए यहाँ आया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ द्वारा मोटे तौर पर उसे एक दिशा बताए जाने के बाद आदर्श, नंदिनी और अन्य लोगों के साथ फिर से एकजुट हो गया। तुम्हें कैसे पता कि वह इस ओर गया था? नरेश ने असमंजस में पूछा। आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप वंशिका को ढूंढना चाहते हैं या नहीं? आदर्श ने अधीरता से उत्तर दिया। नरेश ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। जब वे मुख्य भवन के पीछे की फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने आदर्श का पीछा किया। आलीशान मुख्य इमारत की तुलना में इसके पीछे की संरचना काफी धुंधली थी। मेहमानों द्वारा इसका उपयोग किए जाने की संभावना नहीं थी। उन्हें यह भी याद नहीं कि उन्होंने किसी कर्मचारी को इमारत के अंदर बाहर जाते देखा हो। कुछ धुंधले गलियारों से गुजरने और सीढ़ियों की कुछ उड़ान भरने के बाद स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने आदर्श को बताया कि वे उस जगह के पास आ रहे हैं। गलियारा एक वृत्ताकार का था। उन्हें कोने तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। गलीचा गहरे लाल रंग का था जिसके हॉल के दोनों ओर कमरे बंद थे। वहां एक दरवाजे, दो दरवाजे और यहां तक कि भारी भारी दोहरे दरवाजे वाले कमरे थे जिनके हैंडल रिंग वाले थे, जैसे कि एक विशाल हॉल की ओर जाते हों। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने आदर्श को बताया कि यह गंध भारी डबल दरवाजों वाले कमरे से आई थी। आदर्श ने चारों ओर करीब से देखा और पास की एक सफेद दीवार पर एक हल्का निशान देखा। यह लाल निशान था। यह मुंह के निशान के आकार का था। अगर कोई इसे करीब से नहीं देख रहा हो तो इसे नजरअंदाज करना आसान था। आदर्श ने नंदिनी को धक्का दिया और धीमी आवाज में उससे कहा, यह वंशिका का खून है। मुझे लगता है कि यह दुर्घटनावश यहाँ रह गया है। ऐसा लगता है कि यह किसी घाव या खरोंच से हुआ है। दीवार पर ज्यादा खून नहीं है। ऊंचाई से देखते हुए यह उसकी बाजू या उसके कंधे के करीब होना चाहिए। आदर्श को याद आया कि वंशिका नंदिनी की ऊंचाई के आसपास थी। नंदिनी को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने आसानी से अनुमान लगाया कि घाव कहाँ था। निशान पतला और लंबा था और गंध वैसी ही थी जैसे कोड़े पर छोड़ी गई थी। इसका तात्पर्य यह था कि वंशिका यहाँ थी। वंशिका, क्या तुम यहाँ हो? मैं नरेश चिल्लाने लगा। आदर्श ने तुरंत उस लड़के के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, चिल्लाना बंद करो। उसका अपहरण हो सकता है। आप अब हमारे लिए कठिन काम बना रहे हैं। नरेश की आंखें उभर आई। कुछ देर बाद आखिरकार उसने सिर हिलाया। आदर्श ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की और उसे पता चला कि दरवाजा खुला हुआ है। भारी दरवाजा खुल गया। आवाज गलियारे से परे तक गूंज उठी। अंदर कोई रोशनी नहीं थी। आदर मुश्किल कुछ प्राचीन सजावट देख सका। वहां एक भट्टी थी। दीवार पर एक हिरण का सिर लटका हुआ था। एक बड़ी मेज थी और खिड़की को कसकर ढके पर्दे थे। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ गंध आ रही है, आदर्श ने भुएं चढ़ाते हुए कहा। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित जानवरों की गंध अधिकांश लोगों के लिए अविस्मरणीय थी। आदर्श ने कई बार शैतान नगरी का सामना किया था। चाहे वह गंध कितनी ही कमजोर क्यों न हो, वह अब भी उसे पहचान सकता था। यह स्थान बहुत लंबे समय से घिरा हुआ है। इसमें से बदबू आ रही है, गरिमा ने कहा। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गंध तेज होती जा रही है। नरेश पहले से ही अपनी नाक ढक रहा था। नंदिनी ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, गंध बाहर से आ रही है। आदर्श को तीखी गंध धीरे धीरे बढ़ती हुई महसूस हुई। उनके दरवाजा खोलने के बाद गलियारे के अंदर आने वाली हवा भी उसी दुर्गंध से भरी हुई थी। वहां कुछ है। आदर्श को तुरंत कुछ एहसास हुआ। वह जल्दी से दरवाजों के पास गया और सावधानी से उन्हें बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने पर कुछ आवाज होती थी। गलियारे से किसी चीज के तेजी से उछलने की आवाज तुरंत सुनाई दी और वह करीब आ रही थी। यह क्या है? गरिमा और नरेश ने भी आवाज सुनी। उनके भाव तुरंत कठोर हो गए। आदर्श ने बेहद धीमी आवाज में जवाब दिया,
चुप रहो, हम शायद सही जगह पर आ गए हैं। आदर्श ने दूसरों को अपने करीब रहने के लिए कहा। वो उनकी उपस्थिति छुपाने के लिए अंधेरे का उपयोग करने की योजना बना रहा था। कुछ ही देर बाद गलियारे से एक साफ आवाज सुनाई दी। वे भारी दरवाजों के बाहर कुछ हिलते हुए सुन सकते थे। गरिमा ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। बहुत छोटी सी जगह से गलियारे को बमुश्किल देख पा रही थी। एक दुबला पतला भयानक प्राणी धीरे धीरे चारों तरफ से रेंगते हुए उसकी दृष्टि रेखा के पार चला गया। उसकी त्वचा बिल्कुल काली थी और उसका रूप राक्षसी बंदर जैसा था। गरिमा को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। क्या यह वही चीज नहीं थी जो उसने उस रात अकेले घर जाते समय घोड़े को खाते हुए देखी थी? यह बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। गरिमा हाल ही में आदर्श की मदद से अपने डर पर काबू पाने में सक्षम हुई, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज फिर से वास्तविक प्राणी को देख पाएंगी। उनके बीच एक दरवाजा होने के बावजूद गरिमा को अभी भी अपने रोंगटे खड़े हुए महसूस हो रहे थे, जैसे कि वह उस घोड़े में बदल गई हो जिस पर प्राणी ने झपटा मारा था। उसका पेट फट गया था और किसी भी क्षण उसे जिंदा खा लिया जाएगा। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर, आदर्श ने नंदिनी को बताया। लगभग 1 मिनट बाद दरवाजे के बाहर का शोर धीरे धीरे गायब हो गया। नरेश और गरिमा अविश्वास में मेज की ओर पीछे हट गई, खासकर गरिमा जो डर से पूरी तरह अभिभूत थी। वह क्या था? नरेश ने पूछा। कुछ भी गंभीर नहीं, चिंता मत करो, आदर्श ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर अब आदर्श के लिए कोई खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थे, फिर भी वह लापरवाह नहीं हो सकता था। यदि कोई डार्क बीस्ट मॉन्स्टर यहाँ गश्त कर रहा था तो इसका मतलब था कि वे पहले से ही शैतान नगरी के क्षेत्र के अंदर थे। एक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को मारने से शैतान नगरी का हर सदस्य अलर्ट हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो गश्त पर निकले कुछ डार्क बीस्ट मॉन्स्टर्स को संभालना उतना आसान नहीं होगा, बल्कि डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित बीस्ट एक समूह काले ज्वार की तरह उनकी ओर बढ़ रहे होंगे। फिर भी आदर्श उनसे डरते नहीं थे। आदर्श लड़ाई शुरू करने से कभी नहीं डरता था। हालांकि जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वह पॉइजन था। यदि शैतान नगरी किसी विशिष्ट व्यक्ति को लक्षित करने और जहर फैलाने में सक्षम था तो एक बार उजागर होने के बाद वह जल्द ही काले खून की उल्टी करते हुए जमीन पर पड़ा होगा। वह सही जगह पर आए थे। रूहान वास्तव में शैतान नगरी का सदस्य था। आदर्श नंदिनी की ओर अपना अंगूठा उठाए बिना नहीं रह सका। एक महिला की प्रवृत्ति शैतान नगरी के भेष को नष्ट करने के लिए काफी मजबूत थी। अकेले ही यह पता लगाना कि उनके पुरुष का अफेयर चल रहा था। आदर्श ने कहा, आप सभी को यहीं रुकना चाहिए, ज्यादा शोर मत मचाना और मेरे वापस आने से पहले कहीं मत जाना। भले ही नंदिनी का सेकेंड एलिमेंट विंड था, फिर भी वह चोरी छिपे घूमने और इधर उधर जाने के मामले में आदर्श से कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। आदर्श के लिए अपने दम पर आगे बढ़ना सबसे अच्छा था। सावधान रहना, नंदिनी ने कहा। याद रखे, अगर कुछ भी होता है तो अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश करे। जहर हमारे लिए असली खतरा है, आदर्श ने विशेष रूप से नंदिनी को याद दिलाया। नंदिनी ने कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर बट हैज द हार्ट ऑफ पॉइजनस स्कॉर्पियन। फूल की तरह सुंदर लेकिन दिल एक जहरीले बिच्छू का। आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि रूहान वास्तव में शैतान नगरी में से एक होगा। ऐसा लग रहा था वंशिका नरेश के साथ डेट करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन गुस्साए रूहान ने सोचा कि उसे अपमानित किया जा रहा है और वंशिका को उसकी बात बनाने के लिए मजबूर करने के लिए शैतान नगरी द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया। जब उसके साथ ज्यादती हो रही थी तब भी लड़की ने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। वह कितना साहसी है। जब मैं अंधेरे विरोधी छोटा राजकुमार आसपास है तो उसने ऐसा करने का साहस किया। आदर्श को बेरुखी ने परेशान किया।
शैतान नगरी के लिए बिना किसी पृष्ठभूमि या शक्ति वाली महिला को अपनी बात बनाने के लिए मजबूर करना बहुत आसान था। वास्तव में किसी भी पृष्ठभूमि या शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति से हासिल करने में सक्षम था। अकेले शैतान नगरी के सदस्यों को तो छोड़ दे, यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया बहुत अनुचित है। वंशिका जैसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान था। इसी तरह ऐसा नहीं था कि दुनिया बिल्कुल अन्यायपूर्ण थी, क्योंकि वे आदर्श जैसे बहुत से लोग थे जो एक बार शैतान नगरी के बुरे कामों को जान गए तो उन्हें दुनिया को मिटाने के लिए सब कुछ कर देंगे। एक शिष्य की कीमत 500,000 है, एक पुजारी की कीमत 9 मिलियन है, एक सोल सीड की आधी कीमत, जो बेसिक रूप से मेरी प्यारी बेटी के लिए आधा दिन पाउडर दूध के बराबर है। रूहान, बेहतर होगा कि आप मुझे निराश ना करें। आदर्श खुद में बड़बड़ा रहा था। आदर्श एक गलियारे से गुजरा। जब वह गश्त पर कुछ डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के पास से गुजरा तो वह बेसिक रूप से शैडो में विलीन हो गया था। प्राणी उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे। आदर्श इमारत के करीब बगीचे की ओर गया और देखा कि कुछ मूर्तियां और उद्यान कला से होकर जाने वाले कंकड़ से बने रास्ते से कुछ आवाजें आ रही थी। वह तुरंत एक घने पेड़ पर छिप गया और चुपचाप देखता रहा। उसने देखा कि 3 लोग तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। वे सभी लाल टाई वाले सेवा कर्मचारी थे। उनके अलावा बगीचे में थोड़ा आगे 5 अन्य लोग थे और 10 से अधिक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर जमीन पर रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन डार्क बीस्ट मॉन्स्टर्स ने 5 लोगों के समूह को घेर लिया है, जो पर्यटकों की तरह दिखते थे। वे डर के मारे मुख्य भवन की ओर मुंह करके मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दुर्भाग्य से मुख्य भवन काफी दूर था। उन्हें सुनना किसी के लिए नामुमकिन था। पुजारी, हम उनके साथ क्या करेंगे? एक महिला ने धीरे से पूछा। वह थोड़ी परिचित लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुख्य भवन में मेहमानों के स्वागत के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों में से एक थी। आदर्श को उसकी अनोखी आवाज याद थी। यह इतना सुखदायक था कि वह मन में कुछ बेतुके विचार आने से खुद को रोक नहीं सका। उनसे छुटकारा पाओ, वे जानवर भी भूखे होते हैं। आदर्श पुजारी की आवाज से अपेक्षाकृत अपरिचित था। उन्हें अतिक्रमणकारियों पर कोई दया नहीं आई, जबकि आदर्श अभी भी झिझक रहा था कि क्या उसे निर्दोष लोगों के समूह को बचाना चाहिए। उसने तुरंत पीड़ा की चीखें सुनी। जो पर्यटक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वे अब खून से लथपथ पड़े थे। घातक प्राणियों के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। शैतान नगरी की नजर में मानव जीवन वास्तव में बेहद सस्ता था। आदर्श ने दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों पर एक नजर डालते ही आह भरी। ठीक है, खतरे से निपट लिया गया है। अपनी पोस्ट पर वापस आए। आप पीछे रहे और लाशों से छुटकारा पाए। गोल्डन बैटल हंटर्स को उन्हें देखने न दे, पुजारी ने आदेश दिया। जी सर, महिला ने तुरंत स्वीकार किया। आदर्श मदद नहीं कर सका, लेकिन यह स्वीकार कर सका कि उन अतिक्रमियों ने वास्तव में एक बड़ी मदद की। जब आदर्श, नंदिनी, नरेश और गरिमा उस स्थान के आसपास जासूसी कर रहे थे तो शैतान नगरी के लोग सतर्क हो गए होंगे। इस प्रकार पर्यटकों का जो समूह यहाँ देखा गया था वह वास्तव में आदर्श और उसके दल के लिए एक कवर के रूप में काम करता था। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर तुरंत गायब हो गए। ग्रे पादरी और काले पादरी का एक शिष्य भी चला गया था। महिला शिष्य उस स्थान को साफ करने वाली एकमात्र बची थी। महिला बगीचे में रुकी थी। आदर्श अभी भी पेड़ पर छिपा हुआ था। उसने महिला को देखा जो अभी भी अपनी ऊंची एड़ी के जूते में थी। धीरे धीरे एक पर्यटक के पास जा रही थी जिसका चेहरा खूनी घावों से ढका हुआ था। वो एक तेज धुन गुनगुना रही थी। जब तक आप मुख्य भवन में रहे तब तक आप सब ठीक रहते, फिर भी आपको बस आकर खुद को मरवाना पड़ा। महिला की आवाज थोड़ी शरारती लग रही थी। मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। घावों से लथपथ एक युवक ने महिला के टखने को पकड़कर विनती की। तुम अभी भी जिंदा हो?
महिला के होठ मुड़ गए थे, मानो वह काफी आश्चर्यचकित थी। वह खून से लथपथ युवक के चारों ओर कुछ चक्कर लगाकर चली और उसे एहसास हुआ कि वह मुश्किल से घायल हुआ था, क्योंकि दोनों वयस्कों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। युवक पर लगा खून वास्तव में अन्य 2 मृत वयस्कों का था। हालांकि आप वास्तव में भाग्यों से बाहर हैं। यदि तुम उसी समय पर मर गए होते तो मैं तुम्हें दोबारा दुख नहीं देती। महिला मुस्कुराई। बात करते करते उसने एक बोतल निकाली। उसने धीरे से ढक्कन खोला और युवक के पास पड़ी एक लाश पर काला गाढ़ा तरल पदार्थ डाल दिया। जैसे ही काला तरल पदार्थ खून से लथपथ लाश के संपर्क में आया, वह तेजी से सड़ गया और वाष्पित हो गया। गैस हवा में ऊपर उठी, त्वचा और मांस काले पानी के तालाब में बदल गए, जबकि हड्डियां धूल में पिघल गई। 10 सेकंड से भी कम समय में लाश पूरी तरह से काले घू के ढेर में बदल गई थी। युवक की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गई। यहाँ मैं इसे आप पर धीरे धीरे डालूंगी ताकि आप इसका अधिक समय तक आनंद ले सके। महिला ने धीरे से बोतल को युवक की ओर बढ़ाया और धीरे से उस पर तरल पदार्थ डाल दिया। तरल पदार्थ की एक बूंद छूते ही युवक की पीठ पर सूजन आ गई। पहले से ही घावों से भरा हुआ युवक तुरंत दर्द से चिल्लाने लगा। सन्नाटे भरी रात में वह बेहद भयानक लग रहा था। हा, मैंने अभी तक ज्यादा नहीं डाला है, लेकिन तुम पहले से ही इतने जोर से चिल्ला रहे हो, महिला ने दुष्टपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। युवक ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आकर्षक चेहरे और मधुर आवाज वाली महिला इतनी क्रूर होगी। वह एक राक्षसी के अलावा कुछ नहीं थी। महिला ने तेजी से पानी डालना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई तेज शक्ति उसकी कलाई को पकड़ रही है। वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रही थी। जब महिला ने अपने विचार एकत्र किए तो उसके हाथ में मौजूद बोतल को उससे एक लंबे सिर वाले व्यक्ति ने छीन लिया। वह तुरंत पलट गई, यह मानते हुए कि पादरी नहीं चाहता था कि वह ज्यादा शोर मचाए। इसके बजाय उसे तुरंत अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा महसूस हुआ। उसका छोटा सा चेहरा जोर जोर से लगभग टूट गया। अविश्वसनीय दर्द ने उसे आवाज निकालने से भी रोक दिया। तुम हो? आदर्श ने शातिर महिला को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने बस उसके चेहरे पर एक और जोरदार तमाचा जड़ दिया। गदर, महिला ने कहा। तभी आदर्श ने अपना हाथ लहराया और महिला की छाती में विशाल शैडो स्पाइक्स घुसा दिए ताकि उसकी गतिविधि और दिमाग को बंद कर दिया जा सके, जिससे वह अपने साथियों को अलर्ट ना कर सके। कौन? वास्तव में तुम कौन हो? महिला ने तुरंत अपनी सारी ताकत खो दी। शब्दों को बोलने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। फूल की तरह सुंदर, लेकिन दिल एक जहरीले बिच्छू के जैसा। परिवर्तन संघ ने सचमुच आप जैसे शिष्यों के लिए बहुत कम पुरस्कार की पेशकश की है। ऐसा कहा जा रहा है, भले ही कोई इनाम ना हो, मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों को मारने में संकोच नहीं करूंगा, आदर्श ने महिला के पीछे से कहा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। इस महिला जैसे दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार करते समय वह काफी निर्दयी था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।